वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 136 है ये यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 136 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत कौशल रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, विवॉक संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या नीति आयोग? भारत कौशल रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा जारी की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विवॉक संस्थान। देखिए, हाल ही में विवॉक संस्थान द्वारा भारत कौशल रिपोर्ट 2022 का नवा संस्करण जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण वाले राज्यों की सूची में जो महाराष्ट्र है वो शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान है केरल का। देखिए, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 का जो विषय या थीम की बात करें, कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्संरचना है और यह इंडिया स्किल रिपोर्ट बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति में समन्वय के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य के बारे में जो है एक पूर्ण रिपोर्ट है। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 विवॉक संस्थान की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। साइबर जागृति दिवस किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? गृह मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? साइबर जागृति दिवस यह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, यानी गृह मंत्रालय की। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, साइबर जागृति दिवस जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है और इसके तहत सभी सरकारी संगठनों में साइबर सुरक्षा जागरूकता का प्रसार किया जाता है और यह जो दिवस है प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाव के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें संवेदनशील बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार जो प्रथम स्थान पर राज्य है वो है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार जो गुजरात है वो लगातार पिछले 3 वर्षों से जल प्रबंधन में देश में जो है प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है? भ्रष्टाचार रोकथाम से, कृत्रिम वर्षा, आपदा राहत और बचाव या फिर बाल यौन शोषण? मेघ चक्र का संबंध है यहाँ पर बाल यौन शोषण सामग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, ऑपरेशन मेघ चक्र जो है बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्स को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ये हैं स्वीडन के नए पीएम, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में स्वीडन की संसद ने कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के 59 वर्षीय नेता उल्फ क्रिस्टर्स को देश का नया प्रधानमंत्री चुना। नंबर 6 पर आ जाइए। पराली जलाने से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी में भी कई बार पूछा है पराली से। देखिए, मीथेन निकलती है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या फिर कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? पराली जलाने से वातावरण में मीथेन CH4 तो निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, वायु प्रदूषक है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी। तो सारे के सारे हो गए, डी है इसका आंसर। और इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो अधिकतर सारे ही सही हो जाते हैं।
ये इतिहास रहा है, हमेशा नहीं लेकिन हो जाते हैं। देखिए पराली जो है जलाने से वातावरण में बड़ी मात्रा में जहरीले प्रदूषक जो है उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो कि वायु प्रदूषक है। ठीक है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें जो हैं ये शामिल होती हैं पराली जलाने से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से रचना, रचनाकार और साहित्यिक विधा का कौन सा समूह जो है सही सुमेलित नहीं है? यह यह रचना, यह रचना, यह रचना, यह रचना। देखिए सम्राट अशोक जो रचना है उसके रचनाकार हैं दया प्रकाश सिन्हा, और इसकी साहित्यिक विधा जो है ये एक नाटक है। ठीक है, टोकरी में दिग्दंत थैरी गाथा 2014 ये अनामिका की रचना है, और इसका जो साहित्यिक विधा है वो कविता है। छिलते हुए अपने को नंदकिशोर आचार्य की रचना है, क्या ये उपन्यास है? और पोस्ट बॉक्स नंबर नाला सोपारा चित्रा मुदगल का क्या ये उपन्यास है या कुछ और है? देखिए सम्राट अशोक दया प्रकाश सिन्हा ये नाटक है, इनका ये करेक्ट है। छिलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य ये उपन्यास नहीं है, ठीक है, ये है कविता। पोस्ट बॉक्स नंबर ये चित्रा मुदगल की है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा ये नोवेल है, उपन्यास है, ये सही है। और टोकरी में दिग्दंत थेरी गाथा 2014 की अनामिका की है, ये कविता है, तो ये भी सही है। यहाँ जो है C गलत है। तो नंद किशोर आचार्य की रचना छिलते हुए अपने को एक कविता विधा है, यहाँ लिखा है नोवेल, उपन्यास। ठीक है, तो इस प्रश्न पर अगर नज़र डाली जाए तो ये थोड़ा इसको टफ कह सकते हैं प्रश्न को, क्योंकि यहाँ तक ही एग्जामिनर को सीमित होना चाहिए, और अगर टफ कर देगा तो ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आत्महत्या का प्रमुख कारण रहा 2021 में? गरीबी, पारिवारिक समस्याएं, व्यापार में घाटा, या प्रौद्योगिकी का उपयोग? इस तरह के प्रश्न स्टेट PCS में पूछे जाते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर गरीबी होना चाहिए, नहीं, इसका उत्तर है 2021 की बात कर रहा है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में आत्महत्या का प्रमुख कारण है पारिवारिक समस्याएं। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 जारी की। रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध, आत्महत्या और अपराध दर के आंकड़े दिए गए हैं। आत्महत्या के प्रमुख कारण अगर 33.2% की बात करें तो पारिवारिक समस्याएं हैं। इसमें अगर विवाह संबंधी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो 4.8% विवाह संबंधी समस्याएं हैं इनमें। ठीक है, और 18.6% है बीमारी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सार्वभौमिक सेवा दायित्व का आरंभ भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? सार्वभौमिक सेवा दायित्व, इसका आंसर है संचार मंत्रालय। देखिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना वर्ष 2002 में संचार मंत्रालय द्वारा की गई थी। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि इस बात को सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों तक आर्थिक रूप से उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच जो है वो सुनिश्चित हो सके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारतीय विदेश सेवा दिवस है, कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह है भारतीय विदेश सेवा दिवस, ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। तो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विकल्प D करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। स्वीप कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौशल विकास, मतदाता साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, या बाल शोषण? स्वीप कार्यक्रम यहाँ पर है महिला साक्षर महिला सॉरी मतदाता साक्षरता से। ठीक है, मतदाता साक्षरता से संबंधित है, हाल ही में चर्चा में रहा स्वीप कार्यक्रम।
और इसका पूर्ण रूप भी है। स्वीप कार्यक्रम मतलब सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप। ये मतदाता जागरूकता तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है। देखिए, स्वीप कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य है भारत में चुनाव के दौरान मतदान के योग्य सभी नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करके बेहतर सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पर जाइए। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस यह 8 अक्टूबर को मनाया गया 2022 में और इसकी थीम है प्रकाश प्रदूषण। बिल्कुल ये करेक्ट हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 हाल ही में 8 अक्टूबर को मनाया गया और यह प्रवासी पक्षियों, उनके संरक्षण की आवश्यकता और उनके आवास के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक अभियान है और यह मई में दूसरे शनिवार और फिर अक्टूबर में मनाया जाता है और इस वर्ष यह 14 मई तथा 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 की अगर थीम प्रकाश प्रदूषण है यानी लाइट पॉल्यूशन, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन भारत में नहीं किया गया, तो नई दिल्ली को एलिमिनेट कर दीजिए। इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने संयुक्त अरब अमीरात में 2 नवंबर 2022 से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन जो हैं प्रदर्शित किए हैं और मेले का इस वर्ष का विषय थीम की बात करें तो स्प्रेड द वर्ड है। ठीक है, स्प्रेड द वर्ड। और 12 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का जो आयोजन है वो शाहजहां बुक अथॉरिटी द्वारा किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लेड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के ग्लेड में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेड में। और IUCN द्वारा जारी की जाने वाली जो लाल सूची यानी रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति को दर्शाया जाता है। अगर स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछ ले कि IUCN की रेड लिस्ट में केवल जानवरों की प्रजातियों को रखा जाता है तो गलत होगा, क्योंकि पौधों और जानवर दोनों हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें। IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लेड में, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा कोरोनल होल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रमा, शनि, सूर्य, बृहस्पति। कोरोनल होल ये सूर्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में नासा ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे वाली एक तस्वीर खींची है जो आँखों और मुस्कान जैसी दिखाई देती है। ठीक है, और इन धब्बों को कहते हैं कोरोनल होल। क्वेश्चन नंबर 17 पर अजय, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ई-नैम नामक पोर्टल शुरू किया गया? कब किया? ये 2016 का है, बी है इसका आंसर। तो केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2016 में ई-नैम नामक पोर्टल की शुरुआत की गई और ई-नैम एक पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म है और कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से जो है इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, उकाई सिंचाई परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उकाई है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो उकाई सिंचाई परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात के सूरत जिले में तापी नदी पर उकाई बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? ल्यूसेंट अगर पढ़ी होगी तो उसमें भी लिखा है ये। अरब सागर की रानी कौन है इसमें? लक्षद्वीप या कोचीन? इन्हीं में दोनों में से कोचीन को कहा जाता है।
तो कोचीन जो है केरल का तटवर्ती शहर है और इसको अरब सागर की रानी तथा पूर्व का वेनिस, ठीक है, अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचीन को। और केरल का यह शहर औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है। और कोचीन में हमें पुर्तगाली, यहूदी, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, चाइनीज संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। और गोवा जाओगे तो पुर्तगीज। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी? ये एक ऐसा प्रश्न है कि डी ग्रुप से लेकर ए ग्रुप में कभी भी किसी भी समय पूछा जा सकता है। ऑल टाइम फेवरेट है। और एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा, 15 अगस्त। और सन क्या है? 1975 नहीं है? बताइए इनमें से क्या है? 1969, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे अमेरिका की नासा। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। इसरो का गठन हुआ 15 अगस्त 1969 को और इसरो को डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के प्रयासों से वर्ष 1962 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। तो 20 प्रश्न थे ये करंट और जीएस के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।